स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड काउंसिल्स एक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, अभी हमने 1861 का पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट देख लिया। अब हम सेकंड 1892 का देखेंगे, फिर हम थर्ड देखेंगे 1909 का। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। उसके क्या क्या फीचर्स थे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर था, it increased the number of additional non-official members in the central as well as provincial legislative councils। यानी कि अभी हमने देखा था लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जब भी हम बात करेंगे हमने देखा था सेंटर के अंदर 6 मेंबर्स थे जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, है ना। उसके बाद जो हमने और चूज़ करे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब इंडियंस को इंक्लूड करना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे हमारे सेंटर के अंदर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, सेंटर के अंदर हमने देखा था लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वहाँ पे भी उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। और अभी हमने पीछे देखा था कि बंगाल के अंदर, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर और पंजाब के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अगर यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई वहाँ पे भी ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब जो ब्रिटिश होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियंस होंगे। और इंडियंस यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नंबर था वो इंक्रीज कर दिया गया, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी। बट इतना नहीं इंक्रीज कर दिया गया कि उनकी मेजॉरिटी हो जाए, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम, यानी कि वहाँ पे अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। ठीक है, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, बजट डिस्कस करना शुरू कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। इसके फंक्शंस अभी हमने देखा दी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी थी, वही एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी फॉर्म कर रही है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है। तो जितने भी सारे फंक्शंस होंगे बजट डिस्कस करना, और जितने भी सारे फंक्शन जो ओरिजिनली लेजिस्लेटिव के होने चाहिए थे वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रही थी। बट अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गए तो डायरेक्टली उसको सारे फंक्शंस और सारे के सारे पावर्स उसको डायरेक्टली नहीं दे दिए, धीरे धीरे देने शुरू किए। और अब जो है 1892 के सेकेंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट में पहली बार लेजिस्लेचर को ये पावर मिली कि अब वो बस बजट को डिस्कस कर सकता है। और जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ये सिस्टम ऑफ बजट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था 1860 के अंदर। 1860 के अंदर सबसे पहली बार ये बजट सिस्टम आया था ब्रिटिश इंडिया में। और अब 1892 के एक्ट के बाद ये बजट का सिस्टम डिस्कस करने का लेजिस्लेचर के पास आ गया। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चनेबल हैं टू एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो भी चीज़ बनाएगा, जो भी लॉज बनाएगा इंक्लूडिंग द बजट, उस पर क्वेश्चन कर सकता है कौन, लेजिस्लेचर। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या शुरू हुआ, नॉमिनेशन शुरू हुआ। ये नॉमिनेशन क्या था, पहली बार ऐसा शुरू हुआ कि एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन सा शुरू होना शुरू हो गया, कि यानी कि इंडियंस की बात थोड़ी थोड़ी माननी शुरू कर दी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बात माननी शुरू कर दी का मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। किस तरह से हुआ ये हम देखते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हेड मेन जो वाइसरॉय के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जुड़ा हुआ है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे वाइसरॉय नॉमिनेट करता है किस बेसिस पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ध्यान देना, अगर ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके नीचे अंडर कई सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अलग अलग प्रोविंसेस, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1, 2, ऐसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 3, है ना। हर प्रोविंस की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, है ना, हमने देखा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियंस हैं वो किस तरह से अपॉइंट होंगे। अब वॉइसरॉय इनको इस तरह से अपॉइंट करेगा कि हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिकमेंडेशन आएगी एक एक इंसान की, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे वॉइसरॉय अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड करना शुरू करेगा। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, लोगों की बात माननी शुरू हुई, एक रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। तो एक तरह से क्रूड फॉर्म ऑफ या एक रॉ फॉर्म ऑफ इलेक्शन शुरू हुआ यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे अभी इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं था, बट फिर भी इस नॉमिनेशन को एक क्रूड फॉर्म ऑफ इलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो नॉमिनेशन था ये हमने देख लिया सेंट्रल लेवल पे तो था ही, प्रोविंशियल लेवल पे भी था, एंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स। सेंटर पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे कौन नॉमिनेट करेगा, वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल खुद भी तो नॉमिनेट करेंगे अपने नीचे से। और यहाँ पे कौन नॉमिनेट करेगा, इनके जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ आगरा, जो वहाँ पे गवर्नर्स होंगे वो भी नॉमिनेट करेंगे खुद के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। कहाँ से, अपने और नीचे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग काउंसिल से। देखते हैं यहाँ पे, दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चेंबर्स। यानी कि इनके नीचे जितनी भी और बॉडीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके रिकमेंडेशन पे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर यहाँ के गवर्नर्स नॉमिनेट करेंगे कुछ मेंबर्स। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हो सकते हैं, उस एरिया की म्यूनिसिपैलिटीज से हो सकते हैं, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं वहाँ से हो सकते हैं, किसी तरह के ट्रेड एसोसिएशन या यूनियन से हो सकते हैं, ज़मींदार से हो गए, कोई और इन्फ्लुएंशियल लोग हुए, या कोई चेंबर हो गया, जैसे यहाँ पे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों जगह नॉमिनेशन का सिस्टम शुरू हुआ कि अब वॉइस हो रहा है अपने आप डायरेक्टली आर्बिट्रेरली किसी को भी चूज नहीं कर रहेगा कि अपनी मर्जी से, अब उसको चूज करना पड़ेगा जो उसको रिकमेंडेशन मिल रही है अपने नीचे या फर्दर लोअर लोकल बॉडीज से। अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो उसके लिए लोकल बॉडी क्या हुई, प्रोविंसेस। अगर वो प्रोविंशियल लेवल पे तो उसके लिए लोकल बॉडीज क्या हुई, ये म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रेड एसोसिएशंस। ठीक है, the act made a limited and indirect provision for the use of election। एक्ट ने एक तरह का थोड़ा लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया इलेक्शन का, इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। अब ये सारी की सारी नॉन ऑफिशियल सीट्स यहाँ इस नॉमिनेशन से नहीं आती थी, बस बस कुछ ऐसी सीट्स थी जो यहाँ पे इस इलेक्शन के थ्रू या फिर इस नॉमिनेशन के थ्रू आती थी, बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये नॉमिनेशन का सिस्टम दोनों जगह काम करना शुरू हुआ, सेंटर पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल तो किया नहीं, बट द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन का इस्तेमाल किया, विच इज प्रोबेबली अ लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड अ क्रूड और रॉ फॉर्म ऑफ इलेक्शन इटसेल्फ, डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। ठीक है, ये रिकमेंडेशन पे बेस्ड था कुछ सर्टेन बॉडीज की। अब हमारा इसके साथ जो है सेकंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी खत्म हो जाता है, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट, थर्ड जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, उसको हम बोलते थे। अब अभी हम देखेंगे, यहाँ पे हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स देखे, फिर बाद में हम कैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स देखेंगे। इनका मतलब क्या होता है, ये क्या नाम होते हैं, इसमें जो पहला नाम हमेशा होता है ना, जो पहले नाम लिखा होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, और दूसरा नाम होता है वाइसरॉय का। तो ये दोनों हमें पता है कि मेजर सोर्सेज ऑफ पावर है, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वाइसरॉय। तो ये दोनों आपस में डिस्कस करके जो भी रिफॉर्म्स या लॉज लाते हैं उनको इनके नाम दे दिए जाते हैं। तो मॉर्ले कौन हुए, लॉर्ड मॉर्ले हुए इस टाइम के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया, और मिंटो कौन हुए, लॉर्ड मिंटो हुए वाइसरॉय। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले वॉज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वॉज देन द वाइसरॉय, वॉज द देन वाइसरॉय। ठीक है, तो आगे भी हम अगर देखेंगे कि कोई भी नाम दे रखे होंगे, दो पर्टिकुलर नेम दे रखे होंगे, तो पहला वाला होगा स्टेट फॉर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और दूसरा वाला होंगे द वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 अब हम डिस्कस करते हैं। पहला फीचर इसका ये था, इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हमने देखा कि सेकेंड 1892 के एक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, लेजिस्लेचर को ऊपर, मतलब यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। बट यहाँ पे इन्होंने कंसिडरेबली इंक्रीज कर दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, यानी कि दोनों लेवल्स पे, सेंटर पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी उनका जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर था, यानी कि इंडियंस का जो नंबर था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज फ्रॉम 16 to 60। अब देखो, सबसे पहले तो 6 थे ऑफिशियल मेंबर्स, फिर 2-4 उन्होंने और ऐड करे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, है ना।
तो धीरे धीरे सेकेंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक आते आते 16 हो गए। अब 16 से डायरेक्टली 60 कर दिए, कंसिडरेबली और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया 1909 के एक्ट में। क्या? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इतने ज़्यादा इंक्रीज कर ही दिए, प्रोविंशियल पे भी इंक्रीज कर दिए, बट वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म था, यानी कि कहीं पे कुछ ज़्यादा किए थे, कहीं पे थोड़े कम ज़्यादा किए थे, बट इंक्रीज सब में हुए थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वॉज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि सब में 100 बढ़ा दिए, सब में 50 बढ़ा दिए, किसी में थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए, किसी में थोड़े कम बढ़ा दिए, बट इंक्रीमेंट सब में हुआ था। दूसरा फीचर, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी इन्होंने जो है, चाहे कितने भी इंक्रीज कर दिए हों, है ना, बट ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी थी यहाँ पे। यानी कि अगर 60 मेंबर हैं तो उसमें से 30 प्लस तो ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं। ये सारे के सारे जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज नहीं कर दिए गए। अगर 60 उसका स्ट्रेंथ है हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसमें से कम 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो होंगे वो ऑफिशियल मेंबर्स ही होंगे। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर स्टिल ऑफिशियल। ऑल्दो इंक्रीज कर दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर, बट इतना नहीं कर दिया कि वो ओवर पावर कर दें ऑफिशियल मेंबर्स को या ब्रिटिश को। ठीक है, तो उसने रिटेन करी ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात हो रही है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल लेवल पे थी, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे क्या काम हुआ, प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, यानी कि ऐसी मेजॉरिटी जिसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 50% से ज़्यादा थे। ठीक है, 50% से ज़्यादा थे। अब हम क्या सिचुएशन देख सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश का मतलब ऑफिशियल मेंबर्स हैं। और अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग इंडियंस हैं, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, और यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल मेजॉरिटी। राइट, अब हम थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल्स। जो फंक्शंस होते हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शंस एट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर के हमने देख रहे थे धीरे धीरे उनको फंक्शंस या पावर्स दे दी जाती थी। डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उठा के सारी की सारी पावर्स लेजिस्लेचर को नहीं दे दी गई, धीरे धीरे वो बढ़ा रहे थे। तो और उनके जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करने शुरू कर दिए दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। अब उसके क्या क्या एग्जांपल है, कैसे कैसे फंक्शंस इंक्रीज कर दिए। फॉर एग्जांपल, द मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन। यानी कि अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन तो कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेड मैटर्स पे कर सकते थे पहले। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। दूसरा, वो बजट के ऊपर रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे फंक्शंस थे जो इनको दे दी गई, कुछ और पावर्स दे दी गई, यानी कि पावर इंक्रीज कर दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की। फोर्थ, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि अब तक हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह, है ना, सेंट्रल लेवल पे और लेजिस्लेटिव लेवल पे। बट सबसे पहले 1773 में ही हमने देखा था, जो कैलकाटा काउंसिल बन गई थी हमारी, कैलकाटा काउंसिल या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी थी, या जिसको हम काउंसिल ऑफ फोर भी बोलते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आज तक कोई भी इंडियन मेंबर आज तक नहीं आया था। लेजिस्लेचर में डालना शुरू कर दिया, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी इंडियन आज तक नहीं था। बट पहली बार ऐसा हुआ कि वॉइसरॉय के साथ सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स के साथ, वॉइसरॉय के साथ सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स के साथ, दोनों जगहों पे इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया एग्जीक्यूटिव मशीनरी के अंदर। अभी तक हम बात कर रहे थे एसोसिएशन ऑफ इंडियंस या इंक्लूडिंग, या यानी कि इंडियंस को इंक्लूड करना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या लेजिस्लेचर के अंदर। अब हम देख रहे हैं पहली बार एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इंडियंस को ये इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस with the executive councils of the viceroy and the governors, viceroy at the central level and governors at provincial level. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's executive council. हमने पीछे देखा था कि पहले 3 इंसान जो थे
राइट। हमने देखा था महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, ये 3 ऐसे जने थे जो पहले 3 इंडियंस थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट बने थे। पहले 3 इंडियंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट बनेंगे। बट अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सबसे पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, और इनको क्या पोस्ट दी गई? ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, या फिर लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। फिफ्थ हम बात करते हैं, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इन्होंने किस तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया, सेपरेट इलेक्टोरेट देना शुरू कर दिया कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू लीडर्स को ही वोट करूंगा, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम लीडर्स को ही वोट करूंगा। यानी कि जो मुस्लिम्स अगर सिलेक्ट होंगे, पावर में आएंगे, तो मुस्लिम वोट से ही आएंगे, और जो भी रिलीजन से या जो भी कहीं से भी आएंगे, अगर सिख सिलेक्ट होंगे तो वो सिख वोट से ही आएंगे। इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट लेना। ठीक है, कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम लीडर को वोट, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो वो हिंदू वोट नहीं ले सकता। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग लोगों के लिए। और इससे क्या बढ़ता है? इससे कम्युनलिज्म बढ़ता है। ठीक है, और एक ही पावर, एक ही वेपन ऐसा था जो नेशनलिज्म को रोक सकता था नेशनल मूवमेंट के अंदर, और वो था कम्युनलिज्म। तो हम बार बार जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे साइड बाय साइड जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता है तो कम्युनलिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि ब्रिटिश चाहते हैं कि अगर नेशनलिज्म ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो जल्दी से उन देश से बाहर निकाल देंगे ब्रिटिश को, इसलिए वो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहली बार सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर मुस्लिम्स। और किसके लिए किया? सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए किया, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। अगर किसी मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट होना है तो उसको कौन इलेक्ट करेगा? बस मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। उन्होंने एक तरह से कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, ऑफिशियल कर दिया, राइट। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना कि इंडिया के अंदर हु वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, कागजों पे ऑफिशियलाइज कर दिया। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या था? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। हमने देखा ही स्टार्टिंग में किस तरह से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को। किसी भी प्रेसिडेंसी के अंदर अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, प्रेसिडेंशियल लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ट्रेड यूनियंस होंगे, चेंबर्स होंगे कॉमर्स के, यूनिवर्सिटीज, ज़मींदार, कोई भी इन्फ्लुएंशियल होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन मैटर करेगा प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन चुना जाएगा और उनको चूज किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनने के लिए। तो इससे हमें समझ आया कि उनको सेपरेटली रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। किसको? प्रेसिडेंशियल कॉरपोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और ज़मींदार्स को। इसके साथ हमारे 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट खत्म हो जाते हैं। हमने पढ़ा 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट सबसे पहला, फिर हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 दूसरा, और फिर हमने पढ़ा ये थर्ड वाला 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट थर्ड वाला। और 3 ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट इन्होंने निकाले थे, जिसमें इन्होंने क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियंस को इंक्लूड करना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर, इंडियंस को ज़्यादा इंक्लूड करना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर। शुरू शुरू में हमने देखा कि उन्होंने लेजिस्लेचर में डाला, फिर लेजिस्लेटिव में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर इंक्रीज किया, बाद में हमने अभी देखा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इंडियंस को डालना शुरू किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सबसे पहली बार डाला। ठीक है, अब इन्होंने जो है इंडियंस को इंक्लूड जितना करना था उतना कर दिया। अब ये आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के अंदर। अब हम देखेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, 1919 का एक्ट देखेंगे, 35 का एक्ट देखेंगे और फिर 47 का लास्ट एक्ट देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगस्त 20 को लंदन के अंदर 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया सबसे पहली बार कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया के अंदर, कि वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर।
यानी कि ऐसी गवर्नमेंट पीपल की तरफ ट्रांसफरेबल है, ट्रांसपेरेंट है और रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो उसके एक्शंस के लिए, उसके लॉज के लिए। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर, और ये चीज़ डिक्लेयर किसने करी? वहाँ पे द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और ये कब करी? अगस्त 1917 के अंदर, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 दस इनेक्टेड, और इसी वजह से 1917 में जो उन्होंने ये घोषणा करी थी, डिक्लेरेशन किया था कि इंडिया के अंदर हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, इसी वजह से 1919 में जो एक्ट आया उसने क्या क्या फीचर्स इनेक्ट करे इसी चीज़ के लिए कि इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए। 19 was thus enacted which came into force in 1921। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1919 में, वो फोर्स में कब आया, यानी कि उसको लागू कब किया गया? 1921 के अंदर, 2 साल बाद। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉन्टेग्यू हमने पहले ही देखा था जब हम मॉर्ले मिंटो देख रहे थे। पहले वाले मॉन्टेग्यू कौन हुए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और कैम्सफोर्ड कौन हुए? लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे। ठीक है, अब इस एक्ट के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर, it relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects। क्या मतलब? डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्रीज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज करने का मतलब सेंटर का जो कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है और वो ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है अपने हमारे प्रोविंसेस को, तो इसका मतलब कि सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी है। बट इस चीज़ को रिलैक्स कर दिया जाए, यानी कि इसका कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया जाए ओवर दीज प्रोविंसेस। तो ये इन्होंने शुरू किया डिसेंट्रलाइजेशन, और बढ़ा दिया कि जो सेंट्रल कंट्रोल था, कि जो सेंटर कंट्रोल करता था अलग अलग प्रोविंसेस को, उस कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया बाय डीमार्केटिंग। और कैसे किया? डिमार्क करते हुए और सेपरेट करते हुए सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, अब वो लॉज तो बनाएंगे, बट किन लॉज पे बनाएंगे वो, या किन सब्जेक्ट्स पे वो लॉज बनाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे किससे? किसी लिस्ट से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट कर दिया कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इस पे बस सेंटर लॉज बनाएगा, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे बस प्रोविंसेस लॉज बनाएंगे। तो ये उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर दिया, डिमार्केट कर दिया और सेपरेट कर दिया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि ये लिस्ट तुमको दे रखी है, इस पे बस सेंटर लॉज बना सकता है और इस पे स्टेट लॉज नहीं बना सकता। और ये लिस्ट है, इस पे बस प्रोविंसेस लॉज बना सकती हैं और सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। However, the structure of government continued to be centralized and unitary। ये देना तो शुरू कर दिया, बट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर एग्जिस्ट करता था, यानी कि सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी अभी भी थी। कोशिश करी थोड़ी थोड़ी डिसेंट्रलाइज देने की, बट अगर हम इन जनरल बात करें, अभी भी हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो फेडरल नहीं हुआ था, अभी भी वो सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर था और कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा था प्रोविंसेस के ऊपर। सेकेंड फीचर की बात करते हैं, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। अब क्या किया इन्होंने? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अगर हमारे हैं, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले किस में? सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। सेंटर पे वो सारी चीज़ें जिस पे सेंटर लॉज बनाएगा, और प्रोविंशियल लेवल पे वो सब्जेक्ट्स इस पे प्रोविंसेस लॉज बनाएंगे। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको और फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब इसका नाम क्या था, यानी इनका मतलब क्या था, वो हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आप लॉज बनाओगे ना, अगर किसी चीज़ पे आप लॉ बना रहे हो और वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर है, तो उस पर आप क्वेश्चनेबल हो बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आपसे क्वेश्चंस कर सकता है अगर आपने किसी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है तो। ये होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या होता है? रिजर्व सब्जेक्ट पे अगर आपने कोई भी लॉ बनाया है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी कि आप आर्बिट्रली उस पर लॉ बना सकते हो और कोई भी आपसे उस पर सवाल नहीं पूछेगा।
ठीक है। और यहाँ पे बट अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाते हो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की लिस्ट के अंदर आता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपने किस बेसिस पे ये लॉ बनाया, ठीक है। The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लॉस बना सकते हैं विदाउट द क्वेश्चनिंग ऑफ या विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ आ गया ना। ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जो गवर्नर होगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वो लॉ बनाएगा, बट लॉ बनाने के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द सब्जेक्ट्स इन ट्रांसफर्ड लिस्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करें, रिजर्व लिस्ट की बात करें, तो वहाँ पे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर लॉस बनाएंगे तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज डायरकी। इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम को, यानी कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करने वाली स्कीम को इंक्लूड करने का, यानी कि इस स्कीम ऑफ गवर्नेंस को हम क्या बोलते हैं, डायरकी। डायरकी अ टर्म फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाई आर्च विच मीन्स डबल रूल, राइट। डाई मीन्स डबल एंड आर्च मीन्स रूल। तो डायरकी इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि स्टेट लिस्ट को, यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं डायरकी। However, this experiment was largely unsuccessful. ये जो पूरा डायरकी का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे किया था, ये सेंट्रल लेवल पे नहीं किया था इन्होंने डायरकी। हमने देखा ना कि प्रोविंशियल लिस्ट को डिवाइड किया है इन्होंने ट्रांसफर्ड और रिजर्व के अंदर, सेंटर लेवल पे ये चीज़ नहीं है ही नहीं। वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा चाहे आप कोई भी लॉ बनाओ, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो था लार्जली अनसक्सेसफुल था। थर्ड हम देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पार्लियामेंट इनटू लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पार्लियामेंट को दो हाउस में डिवाइड कर देना, अपर हाउस में और लोअर हाउस में। इस सिस्टम को बायकैमरलिज्म बोलते हैं और सबसे पहली बार ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमको देखने को मिला। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, बायकैमरलिज्म भी स्टार्ट कर दिया और डायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू कर दिए कंट्री के अंदर। इससे पहले हम 1909 के अंदर देख रहे थे नॉमिनेशंस था, जो एक क्रूड फॉर्म ऑफ इलेक्शन ही था। नॉमिनेशंस थे ना, हमने देखा था, जहाँ पे इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया था, बट नॉमिनेशंस खुद एक तरह का क्रूड फॉर्म या रॉ फॉर्म ऑफ इलेक्शंस था, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट था, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कर दिए कंट्री के अंदर, इंट्रोड्यूस कर दिए। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि अब क्या था, हमने देख लिया कि सेंटर के ऊपर एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको हटा दिया और बाईकैमरल स्ट्रक्चर लगा दिया, जिसमें दो अलग अलग हाउसेज होंगे कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो आज का प्रेजेंट डे राज्यसभा है हमारा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। एंड द लोअर हाउस जो लोकसभा है आज हमारा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, राइट। तो अपर हाउस हमारा क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस हमारा क्या होगा, अपर हाउस, और लोअर हाउस हमारा क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते थे, जो मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते थे। कुछ नॉमिनेट भी किए जाते थे वाइसरॉय या फिर गवर्नर के थ्रू, बट मेजरली जो थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज करके आते थे। It required that 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council, other than the Commander-in-Chief, were to be Indian. अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हमने देखा सबसे पहली बार बस एक इंसान को, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को इंक्लूड कर लिया था एज द लॉ मिनिस्टर या लॉ मेंबर। बट अब इन्होंने बोला कि 6 मेंबर का जो इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से 3 तो कम से कम इंडियन होने ही चाहिए, राइट। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of इंडिया ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अदर देन द कमांडर इन चीफ वाली पोस्ट, कमांडर इन चीफ वाली पोस्ट पे इंडिया नहीं बैठ सकता, वहाँ पे कोई ब्रिटिश ही बैठेगा, बट उनके अलावा जो 3 पोस्ट बचेंगी वो इंडियंस ऑक्यूपाई करने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, एक्सटेंड कर दिया ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। हमने देखा था कि इन्होंने पिछले एक्ट में 1909 में मुस्लिम्स को दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट।
मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, यानी कि मुस्लिम अगर कोई सिलेक्ट होकर आएगा मुस्लिम लीडर, तो ही बी सिलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोट्स। इसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सटेंड कर दिया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के अलावा और किसको दे दिया? सिख्स को दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया और यूरोपियंस को दे दिया। अब आपको ये चीज़ बार बार समझनी चाहिए जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जितना ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ रहा है लोगों के लिए, जितना ज़्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नेशनल मूवमेंट वीक होगा हमारा, राइट? तो ये उन्होंने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया था, जो हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। यानी कि जो फ्रेंचाइज दे रहे थे, यानी कि जो वोटिंग पावर्स थी इस टाइम पे, जब हम बात करें कि हमारा डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जो भी फ्रेंचाइज दी जा रही है, यानी कि वोटिंग राइट्स तो दी जा रही हैं, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। और क्या क्या बेसिस रखे गए थे कि आपको वोटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रॉपर्टी, कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप टैक्स दे रहे हो, और आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिदरटू परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या किया इन्होंने, क्या देखा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ना, लंदन के अंदर जो बैठे थे ब्रिटिश कैबिनेट में, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ रही थी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, और वो ओवर बर्डन हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने एक नई पोस्ट या एक नया ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। वहीं लंदन में ही हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एक नई पोस्ट बनाई, और कुछ पावर्स जो पहले, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थी, वो कुछ पावर ट्रांसफर कर दी गई किसके पास? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के पास, राइट? इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, लंदन में किया। इसका इंडियन मशीनरी से अभी कोई काम नहीं था। एंड ट्रांसफर टू हिम, और उसको क्या ट्रांसफर कर दी गई? कुछ फंक्शंस, सम ऑफ द फंक्शंस दैट वर अर्लियर हिदरटू परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। एट्थ पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, जिसको आज प्रेजेंट डे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। Hence, a central public service commission, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन was set up in 1926 for recruiting civil servants। और उसका काम क्या था? सिविल सर्वेंट्स को, covenanted सिविल सर्वेंट्स को, यानी कि हायर सिविल सर्विसेज को, में इंडियंस को और ब्रिटिश को इंक्लूड करना। यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या था कि वो रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट्स को। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने ज़्यादा मेंबर्स को आप रिक्रूट करोगे, उसका काम कौन करेगा? यूपीएससी या फिर सीपीएससी उस टाइम पे इसको बोलते थे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये कब इंट्रोड्यूस किया था, कब सेटअप हुआ था? 1926 के अंदर। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी की स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुई थी। Ninth, it separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets। इससे पहले क्या होता था कि एक सिंगल बजट होता था सेंट्रल लेवल पे, और वहाँ से फिर फंड्स एलोकेट होते थे अलग अलग प्रोविंसेस को, और उनको बताया जाता था कि तुम इस तरह से काम करो। बट अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजिंग पॉलिसी उनकी बढ़ रही है। तो वो क्या करेंगे कि सेंट्रल लेवल बजट जो था उसको और बाइफरकेट करके प्रोविंशियल लेवल बजट प्रोविंसेस को देना शुरू कर दिया। यानी कि सेंट्रल लेवल पे तो बजट है ही, अब प्रोविंशियल लेवल पे भी बजट देना शुरू कर दिया और सेपरेट कर दिया पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। और अब जो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर बैठे हैं, अब उनके पास ये पावर है, उस गवर्नर के पास और उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, कि वो अपना बजट खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अनलाइक अर्लियर, जब पहले सारे के सारे बजट अपने खुद सेंट्रल लेवल के लिए और स्टेट या प्रोविंशियल लेवल के लिए सेंटर खुद डिसाइड करता था, अब प्रोविंस अपने लिए अपना खुद का बजट खुद प्रिपेयर कर सकता है, राइट? एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि जो प्रोविंस में लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज, या उसके पास ये पावर है कि वो एनैक्ट कर सकते हैं अपना खुद का बजट। टेंथ, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। यानी कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाई जाएगी जो इंक्वायर करेगी और रिपोर्ट करेगी ऑन इट्स वर्किंग, यानी कि इंडियन मशीनरी किस तरह से काम कर रही है आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। अब ध्यान देना कि ये एक्ट हमारा 1919 में आया, और ये स्टैट्यूटरी कमीशन कब आनी चाहिए थी? इसके 10 साल बाद, 1929 के अंदर। बट कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जो हम हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, ये 2 साल पहले ही आ गई।
1929 में नहीं, 1927 में ही आ गई, और इस कमीशन को हम बोलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो थी, जो भेजी जाएगी कि वो इंक्वायर करेगी 10 साल के अंदर किस तरह से इंडियन मशीनरी काम कर रही है, वो इन्होंने 8 साल के अंदर ही भेज दी। और उसके हेड कौन थे?